तो दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं? तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सुना ही होगा। तो दोस्तों, आखिर ये तीनों फंड्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों फंड्स में कौन सा वाला फंड सबसे बेहतरीन होता है, लॉन्ग टर्म में कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न देता है, इन तीनों ही फंड में सबसे ज्यादा रिस्कियर और सबसे कम रिस्कियर कौन सा फंड होता है, और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन से वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सभी सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि हम लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स में कौन सा वाला फंड ज़्यादा अच्छा होता है और आपके लिए कौन सा वाला फंड बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जरा इस टेबल की मदद से बड़ी आसानी समझते हैं कि आखिर लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जरा हम समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। जैसे इनका नाम ही बता रहा है कि लार्ज कैप फंड यानी कि ऐसे फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड का एक टाइप है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के अंदर किया जाता है। लार्ज कैप का मतलब होता है लार्ज कैपिटलाइजेशन, यानी कि ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो इंडिया के टॉप 100 लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, हमारे एनएससी और बीएससी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा कंपनीज की एक लिस्ट इशू होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 100 कंपनीज है टॉप की, वो कौन सी कंपनीज हैं। और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के अंदर जब म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम लोग लार्ज कैप फंड कहते हैं। और जब यही एक फंड किसी मिड कैप फंड, यानी कि जब 100 कंपनीज के बाद नेक्स्ट जो 150 कंपनीज हैं, यानी कि 101 से लेकर के 250 तक जितने भी हमारी कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे जो टॉप 100 कंपनीज थे उनके बाद आता है। ये कंपनीज थोड़े से ज्यादा रिस्कियर होते हैं हमारे लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले, क्योंकि इनका मार्केट कैप हमारे लार्ज कैप कंपनी से कम है, यानी कि ये कंपनीज जो है लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से छोटे होते हैं। पर दोस्तों, इससे भी ज्यादा रिस्कियर हमारा फंड होता है तीसरा टाइप का, जो कि होता है हमारा स्मॉल कैप फंड, यानी कि ऐसे फंड जिनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर होता है। स्मॉल कैप कंपनीज यानी कि हमारे इंडिया में यानी कि जो भी कंपनीज हमारे 251 से शुरू होती हैं और उसके बाद से जितनी भी कंपनीज हैं हमारे, वो स्मॉल कैप या फिर उन्हें माइक्रो कैप कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों ही फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर एक लाइन में दोबारा सिंपल से कंक्लूड करूँ तो लार्ज कैप फंड यानी कि टॉप 100 इंडिया की कंपनीज, और उसके बाद जो हमारी 150 कंपनी जो है नेक्स्ट, वो हमारे आते हैं मिड कैप कंपनीज के अंदर, और 150 के बाद जो जितनी भी कंपनीज बच गए वो स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज कहलाते हैं। अब दोस्तों, जरा हम बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स में सबसे ज्यादा फंड कौन सा रिस्कियर होता है और कौन सा कम रिस्कियर होता है। तो जैसे इनका नाम से हमें समझ में आ चुका है कि लार्ज कैप कंपनीज यानी कि ऐसी इंडिया की कंपनीज जो टॉप 100 में आते हैं, और वो टॉप 100 में इसलिए हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं, जिसलिए उनका रिस्क जो है वो कम होता है। और हम लोग एक बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल समझते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो कम रिस्कियर होते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के टॉप कंपनीज हैं 100, पर क्योंकि इनके अंदर रिस्क कम है तो इसका रिटर्न भी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारे स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड्स। अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की, तो क्योंकि लार्ज कैप फंड के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रिस्कियर है, तो इसलिए इनका जो रिटर्न होता है वो हमारे लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर इनका रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम बात करें अगर लास्ट कैटेगरी की यानी कि स्मॉल कैप की, तो वो तो सबसे ज्यादा रिस्कियर है इन तीनों में, इसलिए हमारे जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू हमारे लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन तीनों फंड के इन्वेस्टमेंट होराइजन की, यानी कि अगर आप इन तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो हमारे जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे थोड़े से सेवर एसेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, इसलिए अगर लार्ज कैप फंड के अंदर आप कम से कम 3 to 5 ईयर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन फंड साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 5 ईयर है, 5 to 10 के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन मोर देन 10 ईयर है या फिर लगभग 10 ईयर के आसपास है, जैसे 9 ईयर या 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर या मोर देन 10, अगर आप जितना लंबे टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स को प्रेफर दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम जानते हैं कि मार्केट जो होता है वो स्लोली राइज ही होता है, यानी कि लगभग ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करके देगा। और अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो स्मॉल कैप फंड की रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट को अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स को प्रेफरेंस देना चाहिए।
पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको रिस्क और रिटर्न के बारे में ना सोचते हुए आपको अपना रिस्क एपेटाइट को भी समझना चाहिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन अगर छोटा टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, मतलब कि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी जो करंट एज कितनी है, आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा। इसलिए आपका थोड़ा कस्टमाइज वे हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। सपोज कीजिए, अगर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर यंग इन्वेस्टर है, यानी कि जिसकी एज मान लीजिए अभी 20+ ही हुई है या 20 to 30 के बीच का इन्वेस्टर है वो, तो क्योंकि उसके पास अभी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा होराइजन टाइम पीरियड है, इसलिए अगर वो स्मॉल कैप फंड्स की तरफ थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता है ज़्यादा, तो वो उसके लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि अगर एक हमारा ओल्ड एज पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है। ओल्ड एज यानी कि मान लीजिए उसकी एज 50 या 60+ हो चुकी है, तो क्योंकि अब उसकी रिटायरमेंट की जो एज है वो ज़्यादा करीब आने वाली है, उसके पास एक स्टेबल जो इनकम का सोर्स है वो शायद बाद में ना हो। इसके लिए अगर मैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो हो सकता है उसको आगे चल के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन फेज में आ गया, तो उसके पास इसका इनकम का जो फ्यूचर में सोर्स जो है वो शायद स्टेबल ना हो, ऊपर से मार्केट करेक्ट हो गया हो, तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों हो सकता है वो इन्वेस्टर जो है हैम्पर हो करके अपना जो लॉस है वो बुक कर ले, जबकि मार्केट अगले 2-3 सालों में दोबारा रिकवर कर सकता है और पहले से ज़्यादा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका जो एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, आपकी करंट एज, आपका करंट जो स्टेबल इनकम सोर्स है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। वरना फिर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के बजाय आप अपना वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि हमारे जो लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें हमारे जो, क्योंकि ऐसे फंड्स होते हैं जो सिर्फ लार्ज कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लार्ज कंपनीज यानी कौन सी कंपनीज, जो कि इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज है। अब टॉप 100 में मैंने से कुछ यहाँ पे नाम लिखे, जैसे रिलायंस, TCS, विप्रो, हमारे इन्फोसिस, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है 100 जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसकी लिस्ट आपको पूरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर भी दिखा दिया है, आप जा करके स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स पे जाके आप कंपनीज के नाम भी देख सकते हैं कि लार्ज कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, मिड कैप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और हमारे स्मॉल कैप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज की लिस्ट है। तो दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है और कौन से फंड्स आपके लिए बेहतरीन हैं। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें या सिर्फ और सिर्फ आप स्मॉल कैप में ही करें। आप चाहे तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। कुछ आपका एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप के लिए चला गया, कुछ मिड के लिए चला गया, कुछ स्मॉल के लिए चला गया, या फिर अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपने स्मॉल कैप को छोड़ दिया, सिर्फ मिड में और लार्ज में ही कर लिया। तो दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों लास्ट में फाइनल डिसीजन आपका है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किस में नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लार्ज कैप फंड के अंदर कैटेगरीज के अंदर आप ढूंढना चाहते हैं कौन सा वाला फंड ज़्यादा बेहतरीन है, या फिर मिड कैप के कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फंड कौन सा है, या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे बेहतरीन वाला फंड कौन सा है, तो इसके बीच में मैंने डिटेल में बहुत सारे फंड्स के बीच में यहाँ पे मैंने कंपैरिजन कर रखा है, जिसकी आपको मैं शोकेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैनल पर जा करके सकते हैं, आप एक लिंक के थ्रू जा सकते हैं और जाकर चेक कर सकते हैं यकीन में से कौन सा वाला फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, पर्टिकुलर फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।